हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। आपका प्यार देखते हुए हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो पहले हम ज़्यादा बातें न करते हुए सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। ये बच्चों के लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हेंस होगी। ये बच्चों के काफ़ी सारी बुकों को रीड करने के बाद अच्छा मटेरियल हमने सर्च किया है। तो आप सुनिए, पहला हमारे अर्थ पे, यानी हम पहले स्टार्टिंग में ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट से उठाते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है नेबरहुड। इस मतलब कि जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, यानी आपके इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप हैं आपके आसपास क्या है। ऐसे ही हमारी अर्थ है, तो अर्थ में हमारे आसपास क्या है ये सारा हमारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हमारे होते हैं ये, एक तो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल में आप ले सकते हैं जैसे एयर, फॉरेस्ट, रिवर्स, ठीक है, जो हमें नेचर से मिले हैं, यानी ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्टेड है। सेकंड हम बात करेंगे ह्यूमन की। ह्यूमन यानी मैन मेड जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड बनाए हैं, ठीक है, गाड़ियाँ बनाई हैं, ये जो भी चीज़ें बनाई हैं ये ह्यूमन ने बनाई हैं। इन्वायरमेंट हमारा दो तरह का होता है, बायोटिक और एबायोटिक। समझे? तो बायो का मतलब ही आप समझते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें सभी प्लांट, एनिमल आ जाते हैं। एबायोटिक का मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी लैंड वगैरह जो भी आ जाते हैं नॉन लिविंग वाले, ये हमारे एबायोटिक में आ जाते हैं। तो अब हम इन्वायरमेंट तो समझ गए, अब हम बात करते हैं अर्थ के कंपोनेंट्स की। डोमेन्स हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में डोमेन्स 4 तरह के हैं, तो इनकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा डोमेन्स है इन्वायरमेंट का, वो हम देखते हैं। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर मीन्स है जहाँ पर हम रहते हैं। लिथो का मीन्स है जहाँ पर हम रहते हैं। और सेकंड बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि वाटर से, यानी वाटर में भी देखो आप लाइफ रहती हैं, और ये भी हमारे अर्थ का एक इम्पोर्टेंट है। वो वाटर में आपका क्या क्या आ सकता है हाइड्रोस्फीयर में? रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा कंपोनेंट है जो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में हमारा क्या आता है? एटमॉस्फेयर ये हमारी थिन लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है, यानी एक ब्लैंकेट का काम करती है। अर्थ को काफ़ी एयर देती है ये, और काफ़ी प्रोटेक्ट भी करती है हमें, जिसके कारण यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एयर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। इसी तरह हमारा अगला स्पेयर आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आप आ जाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे आ जाते हैं। लिविंग में कौन कौन आता है? एनिमल्स और प्लांट, ठीक है। तो ये सारे लिविंग के अंदर आ जाता है, एनिमल्स। अब हम इन स्पेयर्स को समझ गए होंगे, और ये देखो आप, जो बायोस्फीयर है हमारा, यानी लाइफ है हमारी, ये लाइफ हमारी इन सभी स्पेयर पे डिपेंडेंट है। यानी जहाँ पर लैंड एरिया होगा, वाटर होगा, एयर होगी, तभी ये लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। यानी बायोस्फीयर का बनने के ऊपर इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हालांकि वाटर में अपनी अलग लाइफ भी होती है, एयर में भी होती है, और लिथो पे अपनी लाइफ होती है, लेकिन इन सब के कंपोनेंट्स के मिलने के बाद ही हमारा प्रॉपर बायोस्फीयर बन पाया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर की करेंगे। पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करेंगे हम। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करते हुए देखेंगे, एटमॉस्फेयर जो हमारा है, फर्स्ट स्पेयर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि हमारे देखो गैसेज हैं जो अर्थ के हमारे ऊपर
मतलब अर्थ पे पाई जाती हैं। तो फर्स्ट हमारे जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है एयर का, सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमारी 78% है, ऑक्सीजन हमारी 20.9% है। और इनके यूजेज भी पता होंगे आपको। ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, जो किस लिए ज़रूरी होती है आपको पता ही है ना? ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है लिविंग कंपोनेंट के लिए। बाकी हमारी दूसरी गैसेस भी आ जाती हैं जिनका परसेंटेज काफ़ी कम है। आर्गन गैसेस का है 0.90%। अदर गैसेस बाकी कुछ हैं वो है 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है 0.03%। अब बात करते हैं हम, अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ ओवन वे एंड सपोर्ट अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म ऑन आवर प्लैनेट इज कॉल्ड मदर अर्थ। यानी इसलिए हम अपनी अर्थ को क्या बोलते हैं? मदर अर्थ। अब देखिए हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को समझते हैं। तो यानी हमारी एयर में क्या क्या है। देखिए ये हमारी यहाँ पर अर्थ है। तो फ्रेंड्स ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर हमारा लाइफ है, ठीक है। तो अर्थ पे जो हमारी लाइफ है उससे जस्ट ऊपर हमारा कौन सा स्फीयर आता है? ट्रोपोस्फीयर। अभी हम इनकी हाइट की भी बात करेंगे। तो ट्रोपोस्फीयर आता है जो 0 से 8 माइल्स तक होता है। और एक बात याद रखिएगा, ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? हमारी अर्थ के बीच में इक्वेटर होती है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा इसकी हाइट होती है और पोल्स पे इसकी सबसे कम होती है। उसके बाद हमारा स्फीयर आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आ जाता है हमारा मेसोस्फीयर, और फिर आ जाता है हमारा मेसो के बाद आ जाता है थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में है। आप देख भी रहे होंगे कि ट्रोपोस्फीयर पे हमारी सारी एक्टिविटी होती है, जैसे क्लाउड्स का बनना, रेन्स का आना, एरोप्लेन का चलना, ये हम पढ़े भी आगे। फिर स्ट्रेटोस्फीयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्या है आप देख भी रहे होंगे, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर यानी O3 कार्बन के 3 बॉन्ड से बनी है। ये हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारे एयरक्राफ्ट चलते हैं। फिर हमारी बात आती है मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर में जितने भी हमारे क्या आते हैं, जितने भी मेसोस्फीयर में अर्थ के ऊपर से मेट्रोइड आते हैं, वो सारे बर्न अप होते हैं किसमें? मेसोस्फीयर में। जब एंटर करते हैं तभी वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारी बात आती है थर्मोस्फीयर की, जहाँ पर हमारे सैटेलाइट चलते हैं। और एक्सोस्फीयर में हमारे मतलब हम रॉकेट रिसर्च सेंटर के लिए भेजते हैं इसके बाहर। एक्सोस्फीयर में हम ये सब भेजते हैं। और हमारा थर्मोस्फीयर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज बनते हैं। जो ये लेयर है यहाँ पे स्पेस शटल ऑर्बिट है, और रेडियो एक्टिव वेव से हमें थर्मोस्फीयर ही, यहाँ पर रेडियो एक्टिव रेज चलती हैं थर्मोस्फीयर में। अब हम बात करेंगे इनकी हाइट की। हाइट की बात करते हैं तो हाइट की बात करने के लिए हम देखेंगे जो हमारा फर्स्टली सबसे पहले आती है बात, ये हम बता चुके हैं आपको रेडियो एक्टिव वेव के बारे में, थर्मोस्फीयर के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल में। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। हाइट इज 13 kilometer. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorms occur in this layer. यानी ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपने इसको देख भी लिया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है हमारे लिए? स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर अबव द ट्रोपोस्फीयर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड अप टू बी हाइट 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। यानी यहाँ पर ये लेयर की हाइट है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक हाइट है और ये फ्री रहती है। यहाँ पर कोई वेदर का फिनोमिना नहीं है, कंडीशंस
मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल इन्वायरमेंट देती है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, यानी ये हमें यूवी रेज से बचाती है। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो ये हमें यूवी रेज से बचाती है। तो आप स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट इधर भी देख सकते हैं, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की। मेसोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर। मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फॉर्म ऑफ स्पेस, यानी स्पेस से जब एंटर करते हैं तो मेट्रोइड्स सारे यहीं पर बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेसोस्फीयर का ये इंपॉर्टेंस मेन है। फिर हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर इज द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर? राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी हाइट जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगी थर्मोस्फीयर में, तो हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इसमें बात करते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर इसी का पार्ट है इन दिस लेयर का। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, यानी आइनोस्फीयर जब इसका पार्ट है हमारा ऊपर, तो उसकी हाइट बता रखी है वो है 80 से 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, यानी रेडियो ट्रांसमिशन में ये हमारी हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब बात करते हैं हम अगले एटमॉस्फेयर की। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, इनकी हाइट और रेडियो ट्रांसमिशन, वेव्स, रिफ्लेक्टिंग इन दिस लेयर। अब हम बात करेंगे एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, यानी सबसे बाहर का पार्ट होता है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यानी यहाँ पर एयर बहुत थिन होती है, मतलब बहुत कम होती है। लाइट गैसेज लाइक, बोल हल्की गैसेज होती, कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है हमारी हीलियम, सेकंड हाइड्रोजन, फ्लोट इनटू द स्पेस फॉर्म हेयर, यानी वही गैसेज यहाँ पर फ्लोट करती हैं, यानी यहीं पर पाई जाती हैं। ये हमारी बात थी हमारी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आप एटमॉस्फेयर के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट है वो एयर का हमारे ऊपर रहता है। इस वी मे नॉट फील इट, लेकिन हम इसे फील नहीं कर सकते। बट ऑल टाइम देयर इज़ एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे पास हमारे जो ऊपर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ रहता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं आपसे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी इसको लाइफ का डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर लिख देते हैं हम, बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर की बात करेंगे। ये बहुत ही नैरो जोन होता है। तो हम बात करते हैं द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। दिस जोन दैट लाइफ इन दिस जोन, लाइफ मतलब यहीं पर लाइफ रहती है, दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट, यानी यही बात अर्थ को सबसे अलग करती है, यानी बायोस्फीयर होना। बाकी प्लैनेट पे आपको पता भी होगा कि लाइफ नहीं है, तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये अलग अलग स्पेयर में है, आपने देखा भी होगा। देखो एयर स्पेयर में हमारी जो लाइफ है ये आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। दिस इज़ द एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर पे हम रहते हैं, ये हमारी लाइफ है। यहाँ पर एनिमल यानी सिटी, टाउन, विलेज कुछ भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देखो ये फिश यानी एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं ये सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर पे हैं। और हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, और जहाँ पर भी ये लाइफ है यानी लिविंग प्लैनेट एनिमल है, ये सारे हमारे बायोस्फीयर में आ जाते हैं। यानी बायोस्फीयर का मतलब है लिविंग, लिविंग हमारे हर जगह हैं, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं। तो
अर्थ पर हमारी जो स्पीसीज हैं वो काउंटलेस है। आपको पता भी होगा कि देखो पानी में कितनी तरह के स्पीसीज रहती हैं, एयर में, लैंड पे, यानी काफ़ी सारे स्पीसीज तो ऐसे हैं, इतनी वेराइटियां हैं एनिमल और प्लांट की जिन पे हम रिसर्च भी नहीं कर पाए हैं। और इसी में हमारा अलग अलग क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। तो हम उसकी भी बात करेंगे, इकोसिस्टम की भी। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ecosystem define area in which a community live with interaction taking place among the organism between the community and its non-living physical environment. An ecosystem is formed by the interaction between all living and non-living things. आप ये देख सकते हैं इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपका इंटरेक्शन एरिया होता है एक प्लेस पे, और वहीं पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है जिस बेस पे वो वहीं पर अपनी लाइफ जीते हैं, ये सब इंटरेक्शन कहलाता है वहाँ का इकोसिस्टम। यानी वहाँ की लैंड एरिया कैसा है, एयर कैसी है, वाटर कैसा है, एविबिलिटी कैसी है हर चीज़ की। यानी नॉन लिविंग की एविबिलिटी डिपेंड करती है उसकी लिविंग एविबिलिटी पे। यानी जहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पर लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको ये सब पता लग गया होगा। अब इकोसिस्टम के बारे में जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे सेकंड स्पेयर के बारे में। हमने बात करी अभी तक एटमॉस्फेयर एंड हमने बायोस्फेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड स्पेयर यानी लिथोस्फेयर। लिथो मीन्स क्या होता है? लिथो का मतलब होता है रॉक्स यानी सॉलिड आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ द आवर अर्थ इंक्लूडिंग क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट मेंटल। यानी ऊपर जो हमारा अर्थ का पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। और जो हमारा क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है अर्थ के अंदर वो हमारी मेंटल है। और फिर थर्ड लेयर और होती है जो सबसे ज़्यादा, जिसमें क्या होता है हमारा मैग्मा होता है। यानी इसको बोलते हैं हम हमारी कौन सी कोर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर कोर की यानी अर्थ के हम अंदर तक नहीं जा रहे अभी हम लिथोस्फेयर को समझना चाहेंगे। लिथोस्फेयर हमारा देखो ऊपर वाला पार्ट है यानी क्रस्ट वाला पार्ट, और मेंटल यानी इसके थोड़ा नीचे तक मेंटल का अपर पार्ट होगा वो लेंगे हम। मेंटल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। तो हम अपर पार्ट तक ही जाएंगे। ये हमारा लिथोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा 0 से 100 किलोमीटर तक है। तो ये हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं। The solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organism. यानी हमारे इस सोइल में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके कारण यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन करते हैं। तो लिथोस्फेयर इसलिए हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को फिर हमने लिथोस्फेयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज दैट द लार्जेस्ट लैंड मॉस, यानी हमारे देखो लिथोस्फेयर यानी अर्थ के ऊपर हमारी दो चीज़ें हैं, एक कॉन्टिनेंट्स और एक हमारे ओशियंस। तो हमने ओशियंस में हमने रख दिया ओशियंस बेसिन को, यानी ओशियन के नीचे भी तो हमारा एरिया है जहाँ पर ओशियन बॉडी है, तो हम उसको भी देखते हैं। लार्ज लैंड मॉस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स, यानी लार्ज जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। एंड द यानी बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियन बेसिन्स। तो आप लिथोस्फेयर के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं अर्थ की, थोड़ी सी देख लेते हैं इसी में, लेकिन हम सेपरेट एक वीडियो में अर्थ के बारे में, इसकी कोर के बारे में, इसकी डेप्थ के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो मान लो अर्थ एक राउंड ऐसे स्पेयर जैसी है, तो उसमें से अगर हम एक हिस्सा निकालते हैं, उसका एक पार्ट निकालते हैं, जैसे हम तरबूज का निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी अर्थ के 3 लेयर हैं मेनली। तो हमने बात भी की है उनके बारे में। पहली हमारी क्रस्ट है 0 से 100 किलोमीटर की जिसकी थिकनेस है। फिर हमारी मेंटल है, मेंटल को हमने अपर और लोअर में बांट दिया गया है। फिर हमारी कोर है, कोर भी हमारी 2 पार्ट में है, इनर कोर और आउटर कोर। और ये हम देख सकते हैं जो इनर एरिया है ये हमारा सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर ये सॉलिड। ऐसे हम बात करते हैं, ये हमारी तीनों पार्ट है। लिथोस्फेयर हमारा क्रस्ट एरिया है जो सबसे ऊपर होता है मेंटल से, और इनकी ये हाइट भी हम देख सकते हैं। आगे हम फिर से इनकी काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे।
अब एक बार हम सोचते हैं हमने क्या पढ़ा है और क्या हमारा रहता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं फिर से। हमने अभी तक देखा है कि नाउ वी स्टडी अबाउट हेयर हाइड्रोस्फीयर हमारा रहता है, यानी कुछ बातें की हैं। हमने बायोस्फीयर की बात कर ली है, एटमॉस्फेयर की बात कर ली है और हमने लिथोस्फीयर की भी बात कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। पानी का सर्कुलेशन भी ये हम अलग से पढ़ेंगे, सनलाइट, यानी हर चीज़ हमारी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा हाइड्रोस्फीयर जो हमारा रहता है। तो हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर रेफर टू द स्फीयर ऑफ वाटर, यानी ये पानी से डिपेंड है। हाइड्रो मीन्स पानी, which is present ocean, river, lakes and water bodies earth surface. The planet earth is often called water planet. इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं? वाटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में क्या है? पानी है। हाइड्रोस्फीयर में काफ़ी सारा पानी है और इसलिए इसको वाटर प्लैनेट यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। Blue planet because the abundance of water on its surface, the water bodies that include river, lake, seas यानी etc. यानी जो भी पानी की बॉडीज है, ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, 71% लेता है। The distribution of water is not uniform in both the north and southern hemisphere. यानी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इक्वल नहीं है नॉर्थन हेमिस्फीयर और हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में। It is estimated that 43% of the total area covered by water in the northern hemisphere, whereas the remaining 57% lies in the southern hemisphere. तो इससे हमें पता चलता है कि साउथ वाला एरिया जो हमारा अर्थ का, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ में से हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर, दिस इज साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हमारा जो पानी का एरिया है ये ज़्यादा है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर लैंड एरिया कम है और पानी ज़्यादा। लेकिन हम ऊपर वाले नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जब भी आपने ग्लोब देखा होगा तो यहाँ पर लैंड मास एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर 57% और यहाँ पर कितना है? 43% है। हेमिस्फीयर ओशियंस होल्ड 96.5% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे कितना पानी है? ओशियंस में 96.5%। इसकी हम आगे भी बात करेंगे किस एरिया में कितना है। रेस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, यानी जो बाकी का 96.5 को हटा दे अगर हम 100 में से, टोटल वाटर में से, तो बाकी हमारा कहाँ पर मिलता है हमें? आइस, वाटर, वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक, इन सब में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा, तो हम बात करेंगे, देखो पहले हम करेंगे हम कॉन्टिनेंट्स की बात, यानी हमारी जो अर्थ है अगर हम उसको फ्लैट करके देखते हैं तो उस पर 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 कॉन्टिनेंट और 5 क्या है? ओशियंस हैं। तो इनकी हम नंबर वाइज बात करते हैं, यानी जो हमारे एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर आता है हमारा एशिया का, यानी सबसे लार्जेस्ट कौन है हमारा कॉन्टिनेंट? ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज एशिया। फर्स्ट हमारा एशिया, तो हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा है एशिया, सेकंड हमारा है अफ्रीका, सेकंड इज अफ्रीका, थर्ड हमारा है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ हमारा आ जाता है साउथ अमेरिका, फिफ्थ आ जाता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखना आप, ये साउथर्न पोल है हमारा अर्थ का, उसके बिल्कुल पास वाला एरिया है, ये फिफ्थ नंबर पे है एरिया वाइज। सिक्स्थ आ जाता है हमारा यूरोप और सेवन्थ आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है 7वें नंबर पे, यानी ये हमारे 7वें कॉन्टिनेंट है। ये मैंने आपको एरिया वाइज बता दिए, यानी फर्स्ट जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, सेकंड फिर उससे कम, थर्ड उससे कम, यानी सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है और फर्स्ट नंबर पे एशिया है। तो आप ये समझ गए होंगे। द अर्थ कवर्ड विद 29% ऑफ लैंड एरिया, यानी अर्थ का जो टोटल एरिया लें तो उसका 29% है वो हमारा लैंड एरिया में कवर होता है। बाकी हमारा जो 71% एरिया बच जाता है तो ये हमारा कवर होता है विद वाटर, यानी अर्थ का 71% एरिया
वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हम स्पेस से इसको देखते हैं तो ये ब्लू कलर का ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अबुडेंस ऑफ वाटर यानी कि पानी ज़्यादा होने की वजह से। अब हम ओशियंस की भी बात कर लेते हैं एरिया वाइज। तो हम पहले ओशियंस की बात करते हैं। फर्स्ट ओशियन है हमारा सबसे बड़ा, ये हमारा है पैसिफिक ओशियन। अब आप कहेंगे कि ये तो इतना ही दिख रहा है, नहीं, अगर हम इस अर्थ को फोल्ड करते हैं तो हमारा पैसिफिक ओशियन देखो बड़ा एरिया आ जाता है, आप ग्लोब पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ भी और यहाँ भी कवर होकर जुड़ करके सबसे बड़ा ओशियन बनाता है। सेकंड जो हमारा ओशियन आता है, ये आता है हमारा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन ये हमारा सेकंड ओशियन है, और इसकी एक खास बात है कि ये किस शेप का होता है, ये पूछा जाता है। इसकी शेप देखो यहाँ से ऐसे होके ऐसे है, तो इसका मतलब ये एस शेप में है, यानी अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होता है एस, उसकी शेप में इसकी शेप है ऐसे। फिर थर्ड नंबर पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमारे ही कंट्री के नेम पे जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा साउथर्न ओशियन, जो इंडियन ओशियन के जस्ट नीचे है। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ साइड में है जो आर्टिक ओशियन। तो ये हमारे हो गए फिफ्थ ओशियन। आपको एरिया वाइज भी याद हो गए, आपको ये भी पता लग गया कि कौन सा ओशियन बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम बात करेंगे आगे, अब बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डेड सी इन इज़राइल, यानी डेड सी कहाँ पर है, इज़राइल में, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, सैलिनिटी होने की वजह से यहाँ पर स्विमर कैन फ्लोट, यानी वो फ्लोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, यानी इसमें कोई भी डूबेगा नहीं। ये इसकी खास बात होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इंक्रीज है। अब सेकंड एक और इम्पोर्टेंट थिंग की बात करेंगे हम, तो आप समझेंगे इसको। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट। सैलिनिटी का मतलब होता है कि साल्ट की अमाउंट कितनी है इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर कितना अमाउंट में साल्ट है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35% पर 1000। इतनी होती है तो आपको सैलिनिटी के बारे में भी पता लग गया। अब हम बात करते हैं सैलाइन वाटर की और फ्रेश वाटर की, जो बहुत कम है, यानी वाटर तो हमारी अर्थ पे काफ़ी है, लेकिन हमारा जो यूज़ करने वाला वाटर है, फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो सबसे कम है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ओशियंस में हमारा पहले भी बता चुके 97.3% सैलाइन वाटर है। आइस कैप ग्राउंड वाटर जो हम निकालते हैं हैंडपम्प से, फ्रेश वाटर लेक्स में है, और इनलैंड सीज में है जो हमारा, और साल्ट लेक्स में है, एटमॉस्फेयर में है जो हमारा यानी वेपर्स के रूप में होता है एटमॉस्फेयर में, रिवर्स में है। ये सारा हमारा ये फ्रेश वाटर का परसेंटेज दे रखा है, और ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारा वाटर टोटल आ जाता है 100%। तो आपको पता लग गया होगा वाटर के बारे में काफ़ी सारी बातें। अब आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपने कुछ फेक वीडियो को देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि दो समुद्रों का पानी है वो आपस में मर्ज नहीं होता इस लाइन से, यानी इस एरिया से। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण दोस्तों सिर्फ यही होता है कि जो वाटर होता है वो एक ओशियंस का वो डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी उसमें साल्ट ज़्यादा होता है, यानी सैलाइन वाटर होने की वजह से डेंसिटी होगी तो वो जल्दी से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर इंसान डूबता भी नहीं। जो ये मैजिक वगैरह पहले काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा चलता नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। वाटर डे हमारा कब मनाया जाता है, यानी इन विच डे वी सेलिब्रेट वाटर डे? तो आंसर आप सोचिए, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं 22 मार्च। फिर हम बात करते हैं, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं,
और फिर हम बात करते हैं ओजोन डे की। तो ओजोन डे हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या आपको पता है? तो ओजोन डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। और वाटर डे था हमारा, ये था हमारा 22 मार्च को, यानी अभी गया है। और हमारा इन्वायरमेंट डे कब आता है? अभी आने वाला है, आपको पता होगा, आपको इंतज़ार होगा। ये आता है हमारा 5 जून को। यानी आपको डेज़ भी याद हो गए इस बहाने। तो आप ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियो चाहते हैं, अच्छी नॉलेज चाहते हैं, प्योर नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देंगे। और ये एक बुक से नहीं होगी, ये काफ़ी सर्च करके बनाई गई और काफ़ी सोच समझकर दी गई नॉलेज होगी, क्योंकि हम आपके फ्यूचर को इन्हेंस करना चाहते हैं, ना कि हम फेक आपको मटेरियल देना चाहते हैं। तो आप जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।